जय श्री राम कोरियन सगे व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 40 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पायशान हेवंस में गुम जाती है। तभी ये हुआ उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, शिवू पैलेस बहुत बड़ा है, क्या तुम हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ ढूंढ पाओगी? पायशान कहती है शायद। ये हुआ कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यहाँ म्याओ रोती है और सूजिन से कहती है आप क्राउन प्रिंस से बात करें, जो भी मैंने किया वो सब आपका आइडिया था। सूजिन कहती है तुम कह रही हो ये सब क्या मैंने करवाया? मैंने तुम पे तरस खाया क्योंकि तुम क्राउन प्रिंस से इन्फैचुएटेड थी। येट अब तुम इस गलत बात के लिए मुझे ब्लेम कर रही हो। म्याओ रोते हुए मना करके कहती है मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था। सूजिन कहती है मैंने तुम्हें सही से जज नहीं किया। म्याओ रिक्वेस्ट करके कहती है मैंने इररिस्पॉन्सिबली कह दिया, मुझे माफ करें। सूजिन उसे धक्का मार के कहती है सिंस क्राउन प्रिंस ने तुम्हें जाने के लिए कहा है, तुम्हें डिले करना नहीं चाहिए, जाओ। म्याओ खूब रोती है। सूजिन यहाँ घबरा के लड़खड़ाते हुए अपने रूम में जाकर गिरती है। उसकी मेट शिन्नू उसे संभालकर पूछती है आप ठीक हैं? सब ठीक हुआ क्या? सूजिन कहती है मुझे समझ आया कि क्यों ये हुआ उससे अटैच है। शिन्नू पूछती है मतलब? सूजिन बताती है अभी मैंने चिंचू की पायशान को देखा है, तुम्हें पता है वो किसकी तरह दिखती है? वो रोते हुए बताती है वो उस मॉडल से बिल्कुल अलग नहीं दिखती। शिन्नू पूछती है आप क्या कह रही हैं? सूजिन कहती है सूसू, वो सूसू है, वो उसकी तरह बिल्कुल दिखती है। शिन्नू उसे संभालती है। यहाँ ये हुआ पायशान को हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में पहुँचा देता है। पायशान कहती है इधर ठीक है, अब मैं चली जाऊंगी। ये हुआ कहता है मैं तुम्हें यहाँ रास्ता दिखा के छोड़ने नहीं आया, बल्कि कुछ पूछने आया हूँ। तुमने प्रिंसेस म्याओ को वापस ईस्टर्न सी में लौटने को क्यों कहा? पायशान पूछती है क्या ये तुम नहीं चाहते थे? ये हुआ कहता है क्या यही एक रीजन है? पायशान कहती है पता नहीं, मैं तुम्हें इसका आंसर कैसे दूं जो तुमने पूछा है? ये वो कहता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। पायशान कहती है क्या एक्सपेक्ट किया? मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूली जो मैंने तुम्हें दिया। मुझे याद है कि मुझे तुम्हारे लिए और वाइफ को भी ढूंढना है, बट अगर तुम उस प्रिंसेस को पसंद नहीं करते तो तुम उसे ईस्टर्न सी भेज देते। देखा जाए तो प्रिंसेस ने बहुत कैलकुलेट किया, वो तो तुम्हें आज ड्रग देने ही वाली थी, किसे पता वो अगली बार क्या करती। इससे बेटर है कि पैलेस ज्यादा पीसफुल और क्वाइट रहे। तुम्हें क्या लगता है? यह हुआ कहता है मुझे तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हें वहाँ अंदर सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जेलस हो, बट मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि तुम वहाँ नाटक कर रही थी। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? पायशान क्या तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही इंसान के लिए जगह है? तुम उसके लिए कितना टाइम और वेट करोगी? ये हुआ दुखी मन से जाता है। बाद में पायशान ये हुआ कि सभी बातों को याद करके सोचती है कुछ टाइम पहले मुझे बहुत नींद आ रही थी, अब मैं यहाँ आराम से सो रही हूँ, बट मुझे नींद आ क्यों नहीं रही है? उसे ये हुआ कि बातें बार बार याद आती है। वो सोच में पड़ती है। यहाँ गोस्ट में लीजिंग उसी पॉन्ड में जाता है जहाँ वो पायशान से पहली बार मिला। वो मन में कहता है आयन कहाँ हो तुम? वो उसे बार बार दिल से याद करके पुकारता है। दोनों के सभी फ्लैशबैक उसे याद आते हैं। उसे पायशान दिखती है, वो उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है। उसे पायशान को दिया हुआ प्रॉमिस भी याद आता है जिसमें वो कहता है मैं लीजिंग इस लाइफ टाइम में आयन का ही होके रहना चाहता हूँ। अगर मैंने ये कसम तोड़ी तो मैं पूरी जिंदगी अकेला रहूंगा। उसे वो सभी फ्लैशबैक्स याद आते हैं जब उसने पायशान का दिल तोड़ा। उसे सभी बातें भी याद आती हैं कि अब हम एक कभी नहीं हो सकते। वो जैसे ही खुद को खत्म करने की सोचता है, वो बाहर आकर कहता है मैं मर नहीं सकता, मिलियंस लोग मुझ पे डिपेंड करते हैं। यहाँ लीजिंग जाता है तभी एक सोल्जर उसे इन्फॉर्म करता है श्वानु कल रात जेल से भाग गई, बट जाने से पहले उन्होंने ली युआन के दिल में स्टैब करके उन्हें मार दिया। लीजिंग शॉक में पूछता है क्या कहा तुमने? मेरा भाई मर गया? वो ली युआन को देखता है। ली युआन यहाँ मरा हुआ होता है। वो एक सोल्जर से कहता है इसका सर काट दो और ग्रैंड स्विमिंग पैलेस के बाहर लोगों को 7 दिन तक दिखाओ, बाद में बॉडी को जला दो। सोल्जर कहता है ये पुराने कोस्ट लॉर्ड का बड़ा बेटा है और आपके बड़े भाई भी है। अगर बात बढ़ी तो मुझे डर है कि जनरल ना खुश होंगे, लोग भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे। लीजिंग कहता है इसकी डेथ ने ऑलरेडी कोस्ट गेम और पूरी दुनिया पे ऑलरेडी बड़ा खतरा बना दिया है। ये सब करके हम इसे शांति से जाने दे रहे हैं। जल्दी और लोगों को भेजो ताकि वो प्रिंसेस को ट्रैक करे। उसे गोस्ट गेम में किसी भी कीमत पे वापस लौटना होगा। अगर गलती से श्वानु सामने आ गई तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, उसे वहीं ऑन द स्पॉट खत्म कर देना। उसकी मरी हुई बॉडी गोस्ट गेम में वापस ले आना। वो वही वुमन है जिससे मैंने ऑफिशियली ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में शादी की। अगर मैं मरा तो मेरी कब्र उसके साथ ही रखना। सभी सोल्जर्स एग्री करके डेमोनिक बर्ड बनकर निकलते हैं। मॉर्टल एम में सभी उस डेमोनिक बर्ड से डरते हैं। श्वानु वही साइड में छुपी खड़ी होती है। वो सोचती है सब जल्दी चले गए, मुझे जल्दी ही यांजी को ढूंढना होगा। उसका पेंडेंट गर्म होता है। यहाँ जीलान यांजी के रेस्टोरेंट में लोगों को इनवाइट करता है। यांजी ये सब देखकर खूब खुश होती है।
तभी वहाँ श्वानु पहुंचकर कहती है, ये जेड पेंडेंट गर्म होता जा रहा है, मतलब यांजी करीबी है। तभी जीलान श्वानु को बिना पहचाने कहता है, मैडम आपने खाया क्या? श्वानु कहती है, सर क्या आपने पास में किसी लेडी को देखा है? वो बहुत ब्यूटीफुल है, फेयर भी है और उनकी आंखें बड़ी है, मेरी जैसी बॉडी और हाइट है। जीलान मन में सोचता है, ये औरत यांजी को ढूंढ रही है। श्वानु पूछती है, कुछ कह क्यों नहीं रहे, क्या ऐसी लेडी यहाँ नहीं है? जीलान पूछता है, मैडम आपकी आंखों को क्या हुआ? वो चेक करता है। श्वानु कहती है, मेरी आंखों को विलन्स ने इंजर्ड कर दिया, प्लीज जल्दी बताओ क्या वो लेडी है? जीलान एग्री करके बताता है, वो रेस्टोरेंट में है। श्वानु कहती है, मुझे उनके पास ले चलो। जीलान श्वानु को अंदर रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वो उसे साइड में रूम में छोड़कर यांजी को लेने जाता है। बाद में जीलान यांजी को लाकर बताता है, ये लेडी तुम्हारे बारे में पूछती है। यांजी जैसे ही श्वानु के करीब पहुंचती है, श्वानु मन में कहती है, ये जेट और ज्यादा सडनली गर्म हो रहा है। हाँ ली युआन सही था, ये यांजी ही है। वो यांजी को पकड़ते हुए उसे बताती है, मैं श्वानु हूँ। जीलान पीछे मन में कहता है, ये श्वानु है? नहीं तो, ये तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं दिखती। यांजी कहती है, भाभी आप ऐसे क्यों दिख रही है? श्वानु कहती है, जानती हूँ मेरा फेस चेंज हो गया है, वो बाईशान की वजह से। उसने मेरी ब्यूटी मुझसे छीनी। क्या मैं ऐसी बदसूरत दिख रही हूँ? बताओ। यांजी मना करके कहती है, नहीं भाभी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी पीछे जीलान कहता है, तुम तो बोल नहीं सकती थी पर तुम तो बोल रही हो। यांजी कहती है, हाँ मैं बोल सकती हूँ, मेरे पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है कि तुम बाहर जाकर मेरे लिए कस्टमर से डील करोगे। जीलान एग्री करके कहता है, आज मैं फ्री हूँ तो आप बात करो, लेकिन अगर तुम्हारी भाभी को डॉक्टर की जरूरत हो तो मुझे बताना। यांजी कहती है, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। जीलान वहाँ से जाता है। श्वानु पूछती है, कौन था वो आदमी? क्या तुम उसे गोस्ट टाइम से लाई हो? यांजी मना करके कहती है, जब मैंने गोस्ट टाइम छोड़ा मैं किसी को भी अपने साथ नहीं लाई, आप चिंता मत करो, ये एक ऑर्डिनरी मॉर्टल है, ये कुछ सालों से मेरा ख्याल रख रहे हैं। श्वानु पूछते, तुम्हारा ख्याल? यांजी एग्री करके कहती है, क्या ये बच्चा आपका है? श्वानु हंस के कहती है, ये मेरा बेटा है। यांजी कहती है, प्रिंस है, मुझे दिखाओ। वो बेबी को लेकर मन में सोचती है, ये बच्चा जिंदा कैसे नहीं लग रहा, ये वाकई में सांस नहीं ले रहा। श्वानु पूछती है, क्या मेरा बेटा मेरी तरह नहीं दिखता? यांजी एग्री करके बच्चे को साइड में रखकर देखती है। श्वानु कहती है, जब से ये जन्मा है तब से मैंने इसे बड़ा किया है, 300 इयर्स बीत गए हैं, ना तो ये रोता है और ना ही ये ड्रामा करता है, बहुत बात मानता है। बताओ कि ये अच्छा लड़का नहीं है? यांजी एग्री करके मन में कहती है, एक मदर को कैसे नहीं पता कि उसका बच्चा लड़का है या लड़की? ये 300 इयर्स से ना तो बड़ा है और ना ही रोया है, जब से ये जन्मा है लगता है ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो बेबी श्वानु को देखकर कहती है, क्या आपने भी नोटिस किया है कि ये रो नहीं रहा? श्वानु कहती है, ये आवाज नहीं करता और ना ही सांस लेता है, ये बस सोता रहता है। तो मुझ पे ट्रस्ट करो, जब मुझे रास्ता मिलेगा तो मेरा बेटा वाकई में उठेगा। बस एक खुशी से गले लगाती है। जीलान ये सारी बातें बाहर से सुनता है। वो कहता है, मैं गोस्ट टाइम की प्रिंसेस को पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई भी लीड नहीं मिली। और अब श्वानु एक अलग चेहरे से सामने आई है और उसकी पूरी बॉडी पे कट्स भी है। लगता है कि इतने सालों में गोस्ट टाइम में शांति नहीं हुई। अगर मैं यहाँ कुछ टाइम और रुकूंगा तो शायद मुझे कुछ और पता चल जाए। अगर यांजी ने श्वानु की आंखें ठीक कर दी तो वो मुझे पहचान लेगी, मुझे उसे अपना चेहरा दिखाने देना नहीं चाहिए। यहाँ यांजी अपने पार से श्वानु की आंखों को ठीक करने की कोशिश करती है और कहती है, ट्राई करो कि आप देख पा रही हो भी या नहीं। श्वानु देखकर कहती है, नहीं सब कुछ धुंधला दिख रहा है। यांजी कहती है, अजीब है, इधर एक छोटा सा जख्म है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? ये सब जीलान बाहर से देखता है। श्वानु कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इस फेक फेस को देखना भी नहीं चाहती, पर डरावना है ये। यांजी कहती, भाभी आप डरो नहीं, मैं किसी और दिन कुछ और ट्राई करूंगी, शायद आपकी आंखें ठीक हो जाए, बट पहले ये बताओ कि हुआ क्या आपको। श्वानु रोते हुए यांजी के गले लगती है और ड्रामा करती है। बाद में यांजी लीजिंग को गलत समझते श्वानु की बात याद करके कहती है, लीजिंग ने लियुआन को मार दिया और उसके सर को ग्रैंड स्विमिंग पैलेस के बाहर लटका दिया ताकि लोग उसे कुछ दिनों तक देखें। बॉडी को जलवा भी दिया। मैंने उन्हें समझाना चाहा, बट लीजिंग बहुत गुस्से में थी। वो तो मुझ पे इतना चिल्लाए क्योंकि मैंने एक बीमार बच्चे को जन्म दिया और इसलिए उन्हें कोई वारिस नहीं दे पाई। उसके बाद उसने मेरी आंखों को जख्मी भी किया, मुझे और मेरे बच्चे को गोस्ट रूम से बाहर निकाल भी फेंका। वो ये सब श्वानु का झूठ सुनकर दुखी होती है। तभी जीलान पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? यांजी कहती है, मेरी फैमिली में कुछ बड़ा हादसा हुआ है, मेरा बड़ा भाई अब नहीं रहा। जीलान मन में कहता है, क्या लियुआन मर गया? वो कहता है, डेथ तो लाइफ का नेचुरल पार्ट है, इसमें इतना अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं। यांजी कहती है, इतने सालों में मैंने बात नहीं की क्योंकि मैं किसी को भी डील करना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें वाकई में धोखे में रखना नहीं चाहती थी। जीलान कहता है, कोई बात नहीं। यांजी कहती है, थैंक यू जो तुम मेरा इतने सालों से ख्याल रख रहे हो।
सीलान कहता है कोई बात नहीं। वो काम का बहाना मार के वहाँ से भाग के जाता है। यहाँ घोस्ट राय में सोल्जर एक दूसरे से कहते हैं यहाँ कुछ भी शांति नहीं है, एक बात उड़ रही है कि पुराने घोस्ट लॉर्ड वापस लौट रहे हैं। दूसरा सोल्जर कहता है क्या सच में? तभी एक और सोल्जर कहता है क्या वो युआन ने रूशी रिवर में पुराने घोस्ट लॉर्ड को सील नहीं किया है? एक और कहता है रूशी रिवर के पास कुछ दिन पहले हलचल भी हुई थी, ये वहाँ का साइन है। अगर पुराने घोस्ट लॉर्ड वहाँ से भागना भी चाहे तो उनके टेम्पर से वो अपनी आखिरी सांस तक सेलेस्टियल ट्राइब से लड़ेंगे। तो इस बार कितने लोग मरेंगे? दूसरा सोल्जर कहता है हमें लाशों के ढेर मंजूर है, बट हम सेलेस्टियल ट्राइब के साथ अब और नहीं हो सकते। यहाँ लीजिंग बेल और पीस टेम्परर को देखता है जहाँ शिंकांग बंदा है। यहाँ मॉर्टरर में एम्परर तीजुन की वाइफ और दूसरी वाइफ बातें करती हैं कि पता नहीं लेडी चेन ने एम्परर पे ऐसा क्या जादू कर दिया है कि वो सिर्फ उन्हें ही फेवर कर रहे हैं और उन्हीं को डिग्री भी लिख के दे रहे हैं कि वो उनके पास 5 साल तक और रुकेंगे। दूसरी वाइफ कहती है जब से नोबल वाइफ ने टेम्पल 15 इयर्स पहले ज्वाइन किया, कोई भी अदर वाइफ बच्चे को जन्म दे नहीं पाई है। मैंने तो सोचा था कि मैजेस्टी क्राउन प्रिंस को अपना थ्रोन संभालने दे देंगे, पर जब से लेडी चैन सामने आई है वो तो उन्हें सबसे ज्यादा फेवर कर रहे हैं। अगर वो लकी हुई और उसने एक प्रिंस को जन्म दिया तो पता नहीं थ्रोन किसको मिलेगा। यहाँ फेंगजू दीजुन के लिए टी ले जाते हुए मन में सोचती है यहाँ सदिया मॉडल में एक पल में बीतता है। जब दीजुन वापस 9 हेवंस में लौटेंगे तो क्या वो मुझे ब्लेम करेंगे कि मैंने उनका ओरिजिनल ट्रायल ऑफ लव बिगाड़ दिया, बट मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती, भले ही उन्हें अपना ट्रायल एक्सपीरियंस करना ही क्यों ना पड़े। उसे सीमिंग की बात याद आती है, चाहे आपका मन हो या नहीं वो डरती है। तभी एकदम से उसके हाथ से ट्रे गिरती है। दीजुन कहता है जब भी तुम मुझसे मिलने आती हो तुम घबरा क्यों जाती हो? फेंगजू कहती है मैंने ध्यान नहीं दिया, आप यहाँ ना आए, मैं किसी को कहकर ये साफ करवाती हूँ। वो कप उठाकर जाती है। बाद में फेंगजू सीमिंग से कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं नोबल वाइफ के लिए परेशानी और खड़ी कर दूं? सीमिंग कहता है आपको जो भी करना है वो करें ताकि आप उनका जेलसी के अंदर उनका फेवर मांग लें। क्या मैंने आपको स्टोरी बुक नहीं दी? उसमें बहुत सारे मेथड ऐसे लिखे हैं। फेंगजू कहती है बट नोबल वाइफ टेम्पल में बहुत टाइम से है, तो ऐसा क्या है जिससे वो जेलस हो? सीमिंग बताता है उनके बेटे को क्राउन प्रिंस का टाइटल मिलने ही वाला था, यही एक कारण है जिसकी वजह से वो सभी वुमेन हरम की आपसे जेलस करती हैं। आपको बहुत टाइम से फेवर मिल रहा है बट आपका अभी तक एक बेटा तक नहीं हुआ, क्या आपके दिल में उनके लिए कोई हेट नहीं है? फेंगजू मना करके कहती है। सीमिंग पूछता है क्या आपको कभी जेलसी फील नहीं हुई? फेंगजू कहती है मैं तो बस तीजुन के साथ टाइम बिताने के बारे में ही सोचती हूँ, मेरे पास जेलस होने का टाइम नहीं है। सीमिंग कहता है आप वाकई में तीजुन को फॉलो करने के लिए सूटेबल पर्सन है। फेंगजू खुश होकर पूछे सच में? सीमिंग कहता है आप बस उन्हें फॉलो करना, आपकी किस्मत उनके साथ नहीं लिखी है। फेंगजू कहती जानती हूँ कि तीजुन के दिल में मेरी कोई जगह नहीं है, बट क्या तुम मुझे ये सपने जैसा जीने दोगे? सीमिंग कहता है मुझे आपका ये ब्यूटीफुल सपना तोड़ना होगा। याद रखिए कि आपको दीजुन से वुमेन के लिए नफरत करानी होगी ताकि वो उनसे बहुत डिसअपॉइंट भी हो, तभी आपका यहाँ आना सक्सेसफुल होगा। फेंगजू पूछती है कैसा करना जरूरी है? सीमिंग एग्री करके उसे स्क्रोल देकर कहता है यह आपकी नई स्टोरी है, हरम में फेवर के लिए लड़ाई होगी, नोबल वाइफ को फ्रेम किया जाएगा, जो भी इसमें लिखा है उसे फॉलो करे। फेंगजू दुखी मन से स्क्रोल ले लेती है। यहाँ फेंगजू टेम्पल जाती है जहाँ नोबल वाइफ है, वो उसे ग्रीट करती है। नोबल वाइफ कहती है मैं अब नोबल वाइफ नहीं हूँ तो ग्रीटिंग्स देने की अब कोई जरूरत नहीं। फेंगजू कहती है सिस्टर मैजेस्टी के फेवर से पहले मैं एक कोल्ड पैलेस में रह रही थी और तब मैंने आपके बारे में सुना। फाइनली आज मैं एक लेजेंड से मिल पा रही हूँ। वाइफ कहती है मुझे दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने खुद को भगवान के समर्पित कर दिया है। फेंगजू कहती है हम पहली बार मिले हैं, रूल्स रेगुलेशन की कोई जरूरत नहीं, बट मैंने सुना है यहाँ के टी पैलेस की टी से बहुत बेहतर है, क्या मैं उसे पी सकती हूँ? वाइफ एग्री करके उसे साइड में बैठने को कहती है। यहाँ दीजुन को पता चलता है कि उसकी वाइफ के पेट में बहुत दर्द कुछ घंटों से हो रहा है, वो तो बेहोश भी बार बार हो रही है। दीजुन पूछता है ऐसा कैसे हो गया? सर्वेंट बताता है डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने कुछ गंदा खा लिया है। दीजुन पूछता है गंदा खा लिया? सर्वेंट घबराकर बताता है मैंने सुना आपकी वाइफ नोबल वाइफ से टेम्पल में मिलने गई और वहाँ उन्होंने कुछ खाया, जब से वो लौटी है उनके साथ ऐसा हो रहा है। दीजुन शॉक में उठकर कहता है मैंने कहा था ना कि मेरी वाइफ को टेम्पल जाने नहीं दिया जाए। सर्वेंट कहता है कोई भी नहीं, बल्कि आप ही उन्हें वहाँ जाने से रोक सकते हैं। आप जल्दी जाकर उन्हें देखें, वो बार बार वहाँ बेहोश के साथ वॉमिट भी कर रही है, क्या कहें? दीजुन पूछता है क्या कहना चाहते हो? सर्वेंट बताता है नोबल वाइफ डर गई होगी कि लेडी चैन कहीं बच्चे को जन्म न दे दे और क्राउन प्रिंस का टाइटल को कहीं वो चुरा न ले, तो शायद इसलिए उन्होंने खाने में कुछ मिला दिया। दीजुन कहता है कितना क्रूअल है। सर्वेंट झुकता है। दीजुन कहता है तुम क्राउन प्रिंस की मदर पे ऐसा घटिया इल्जाम लगा कैसे सकते हो? चाहे कुछ भी हो, उन्होंने क्राउन प्रिंस को जन्म दिया है, तो मैं ऐसा घटिया अंदाजा लगा कैसे सकती हो? चलो मेरे साथ। यहाँ फेंगजू सीमिंग का प्लॉट पढ़ के कहती है ये ऐसी खतरनाक स्टोरी। तभी बाहर मेड दीजुन को ग्रीट करती है। फेंगजू सब सुनकर अपनी और तबीयत खराब करने का ड्रामा करती है।
तभी वहाँ दीजुन आता है, फेंगजू को संभालते हुए कहता है, एकदम से तुम्हारे पेट में दर्द कैसे हो गया? तुम तो पसीने में भी भीगी हो। मैंने सुना कि तुम नोबल वाइफ के टेम्पल में गई। फेंगजू एग्री करके मन में सोचती है, जब से मैं छोटी थी आंट ने मुझे सिखाया है कि मुझे जिंगचू की प्रिंसेस की आइडेंटिटी को लायक बनाते रहना चाहिए, लेकिन अब मैं ऐसा घटिया ड्रामा कैसे करूं और उसे हार्म करूं जो टेम्पल में वर्शिप करती है? दीजुन कहता है, जुअर। फेंगजू मन में कहती है, नहीं, ऐसा करने से आंट मुझसे ज्यादा डिसअपॉइंट होंगी, मुझे प्लान को चेंज करना होगा। वो ड्रामा करके कहती है, हाँ मैं टेम्पल गई, बट इसमें नोबल वाइफ का कुछ लेना देना नहीं है, आप कुछ ज्यादा मत सोचे। मैं कुछ दिन पहले सीक्रेटली पानी में खेलने चली गई और वहाँ मुझे कोल्ड हो गया। वो उसे झूठ कहती है। दीजुन कहता है, ऑफ कोर्स मैं उसे ब्लेम नहीं करता, मैं नोबल वाइफ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर तुम खुद का ख्याल नहीं रखती हो, क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं है? फेंगजू दीजुन को प्यार से कहती है, मैं बहुत शरारती हूँ, मेरी वजह से आप चिंता में आ गए। दीजुन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, जुअर, आज तो मैं डर ही गया कि कहीं तुम ये कहने वाली थी कि नोबल वाइफ ने तुम्हें हार्म किया है। फेंगजू पूछती है, आपने अंदाजा लगाया, लेकिन अगर मैं वाकई में कहती तो क्या आप मुझ पे बिलीव करते? दीजुन मना करता है। फेंगजू कहती है, मैं तो भूल ही गई थी, जब मैं ऑनर लेडी थी तब आप उससे अपनी परेशानी शेयर करने आते थे, क्योंकि नोबल वाइफ ने आपका दिल तोड़ा था, सिर्फ इसलिए ही आप सिर्फ उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं, मुझ पे नहीं। दीजुन हंस के कहता है, मैं तुम दोनों पे बिलीव करता हूँ। नोबल वाइफ ने बहुत पहले दुनियादारी से दूरी बना ली और तुम वो हो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम प्योर और काइंड पर्सन हो, तुम उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं बहुत घबरा रहा था। मैं नोबल वाइफ का कैरेक्टर को जानता हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, बट मैं ये भी सोच रहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मैं कभी भी टेम्पल में किसी को माफ नहीं करूँगा। ऐसा लगता है कि मैं एक बेवकूफ राजा हूँ। फेंगजू पूछती है, क्या आप सच कह रहे हैं? दीजुन कहता है, बिल्कुल सच। जुअर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को खो दूंगा। फेंगजू उसके कंधे पे सर रख के कहती है, अगर मुझसे किसी भी दिन गलती हो भी गई हो तो? दीजुन कहता है, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यहाँ फेंगजू सिमिंग से कहती है, मुझे 2 साल और दे दो, उसके बाद मैं उन्हें धोखा दे दूंगी। सिमिंग कहता है, आप अपनी मर्जी से ऐसी जिंदगी जी नहीं सकती, क्योंकि आप मुझे जानती हैं। दीजुन एक इमॉर्टल है जो 100 मिलियनियर तक जिए हैं। क्या वो वाकई में ऐसा रिलेशनशिप याद रखेंगे जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए तक था? फेंगजू कहती है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, भले ही ये कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी। सीमिंग एग्री करके कहता है, मैं 2 साल के लिए और वेट करूंगा, उसके बाद टाइम आने पर मैं आपके सामने आऊंगा। यहाँ दीजुन पढ़कर थकता है। फेंगजू उसके लिए कुछ लाती है। दीजुन कहता है, इतनी लेट तुम यहाँ क्यों आई हो? फेंगजू कहती है, मैंने कुछ मीठा बनाया है, मैं आपके साथ मून को देखना चाहती हूँ। दीजुन कहता है, तुमने नहीं कहा था कि तुम कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रहे? भूल गई डॉक्टर ने क्या कहा है? फेंगजू कहती है, इसलिए तो मैं सीक्रेट में आई हूँ, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। दीजुन कहता है, आज तुम अलग ही लग रही हो। फेंगजू कहती है, वो कैसे? दीजुन कहता है, इतने सालों में मुझे लगा कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, बट आज रात मुझे लग रहा है कि जो भी तुम्हें परेशान कर रहा था तुमने उसे जाने दिया और तुम आज मेरे सामने खुल के आई हो। फेंगजू कहती है, मैं अब समझ गई, जिंदगी बहुत छोटी है, सिंस मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ तो मैं अपने दिल से आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहती हूँ, नहीं तो जब मैं बाद में सोचूंगी मैं बहुत रिग्रेट करूंगी। दीजुन पूछता है, सच में? अगर तुम समझ के आई गई हो तो मेरे पास आओ। फेंगजू दीजुन की गोद में बैठकर उसे किस करते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो आप आने वाले ये 2 साल कभी नहीं भूलेंगे। दीजुन एग्री करता है। दोनों का एक स्वीट मोमेंट होता है। यहाँ मोटर रूम में यांजी सोती है। श्वानू एकदम से सामने आकर मन में कहती है, यांजी तुम मुझे हर्टलेस होने के लिए ब्लेम मत करना, तुम्हें मारकर ही तुम्हारे फादर की पावर बढ़ेगी ताकि वो बेल ऑफ ईस्ट टेम्पल की सील से बाहर निकल पाए। सिर्फ तुम्हारे फादर ही चिंचू में सभी को मारकर मेरे लिए रिवेंज लेंगे। वो अपनी पार से तलवार निकालकर जैसे ही उसे मारने जाती है, जीलान उसे अपनी पार से बचाकर श्वानू को खींचकर बाहर ले जाता है। श्वानू कहती है, कौन हो तुम? क्या तुम घोस्ट टाइप से हो? जीलान कहता है, क्या तुम अभी भी मेरी आवाज नहीं पहचानी? श्वानू कहती है, तुम जीलान हो? जीलान उसे उठाकर एग्री करता है। श्वानू पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीलान कहता है, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम यांजी को मार चुकी होती, जिसमें उसने तुम्हें बचाया भी था। श्वानू 70,000 ईयर्स से ज्यादा भी हो गए हैं, तुम वाकई में अनग्रेटफुल पर्सन हो। श्वानू कहती है, मेरा काम से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे मास्टर कैसे मरे? क्या तुम वाकई में भूल गए कुल्लर माउंटेन और गोस्ट ट्राइब के बीच की दुश्मनी? तुम एक्चुअली ग्रैंड जिमिंग पैलेस की प्रिंसेस को बचा रहे हो, तुम्हें डर नहीं कि तुम्हें लाइटनिंग पनिशमेंट मिलेगी? जीलान कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुमने सेलेस्टियल ट्राइब को धोखा दिया है। पता नहीं कि तुम यांजी को क्यों मारना चाहती हो, बट मैं बता देता हूँ कि मैं जब तक यहाँ हूँ, अगर तुमने फिर से परेशानी खड़ी की तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे, जो तुमने सेलेस्टियल ट्राइब को धोखा दिया। श्वानू डरती है। जीलान कहता है, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं करूँगा,
क्योंकि मैंने देखा कि तुमने अपना स्टेटस और रैंक को खो दिया है और अब तुम एक बच्चे को लेकर घूम रही हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। मुझे उकसाओ मत। अगर तुम यांजी के पास उसे बिना हार्म करे रुकोगी तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, समझी? श्वानु एग्री करती है। सीलान के जाने के बाद श्वानु खूब घबराती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सगिया YouTube channel and don't forget to follow me on Facebook page Korean Sagya as well as Instagram account Korean.Sagya. Thank you.